हर साल के तरह ही उस साल भी मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव गया था। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय उस दोपहर के जब मैं खेलते खेलते ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जो शायद इस दुनिया का था ही नहीं। उस वीराने में मिला एक लंगड़ा पुजारी, और उसके बाद जो हुआ उसे आज तक मैं समझ नहीं पाया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम मनीष ठाकुर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। बचपन की गर्मियों की छुट्टियां हमेशा मेरे लिए खास हुआ करती थी। जैसे ही स्कूल के आखिरी दिन की आखिरी घंटी गूंजती थी, हम भाई बहनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाता था, क्योंकि छुट्टियों का मतलब था दादा दादी का गांव, छोटा सा, शांत और आम के पेड़ों से भरा हुआ। वो गांव हमें किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता था। हर साल कम से कम 15-20 दिनों के लिए हम वहीं रहते थे। दोपहर के समय अक्सर हमारा खेलने का समय हुआ करता था, और वहाँ जो हमारी सबसे पसंदीदा जगह थी वो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर फैला एक विशाल आम का बागान था। उस बागान में गांव के कई लोगों के अपने अपने आम के पेड़ थे। हम उन्हीं पेड़ों की छांव में खेला करते थे, और जब कभी कभार पेड़ पर चढ़ते थे तो खट्टे मीठे आम तोड़ते थे। उसी दौरान एक दिन की बात है, जब मैं खेलने के दौरान अपने चचेरे भाई को छेड़ रहा था, यूं ही मस्ती में। लेकिन शायद उस दिन मेरी शरारत हद से ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से वो गुस्से में मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा था। इसीलिए मैं उससे बचने के लिए वहाँ से बचकर भाग निकला, और तब तक भागता रहा जब तक कि उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ दिया। उस 2-3 मिनट के दौड़ में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर ये मज़ा डर में बदल गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ना तो वो दिखाई दिया और ना ही वो आम का बागान। मैंने चारों ओर ध्यान से देखा, पर कोई भी आम का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सूखे उजड़े हुए खेत दिख रहे थे, और आसपास कोई गांव भी नहीं था, ना कोई जानवर और ना ही कोई इंसान। जैसे मैं भागकर किसी और ही जगह पहुंच गया था। शुरू में तो ये सब मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ सीधा दौड़ रहा था। मैं खुद से ये कह भी रहा था कि वापस जाने का रास्ता शायद उसी रास्ते से होगा जहां से मैं आया था। इसलिए मैं उसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश करने लगा, जिस रास्ते से मैं दौड़कर वहां पहुंचा था। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी मुझे ना तो अपना गांव दिखा और ना ही वो आम का बागान। उस तेज धूप में यहाँ वहां भटकने के वजह से मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था, और प्यास से मेरा गला सूख रहा था। फिर ऐसे ही करीब आधे घंटे तक यहाँ वहां भटकने के बाद मुझे एक अजीब सी जगह दिखी। एक टूटी फूटी सी मठनुमा संरचना एकदम खेतों के बीच, जिसके ठीक पास एक हैंडपंप भी था, जिसे देखकर मैंने सोचा शायद वहां कोई होगा। इसलिए मैं वहां पानी पीने के साथ साथ इस उम्मीद में गया कि वहां अगर मुझे कोई मिला तो मैं उनसे रास्ता पूछ लूंगा। इसलिए मैं भागता हुआ वहां पहुंचा और हैंडपंप चलाकर पहले पानी पीने लगा। पर जैसे ही मैं पानी पी रहा था, किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से थपकी दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी पीले धोती कुर्ती में था, जिसके माथे पर चंदन का तिलक था, और वो एक टांग से चल नहीं सकता था। खैर, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, उसने धीमे से ग्रामीण भाषा में मुझसे पूछा कि बबुआ तुम कौन हो। इसलिए मैंने अपना नाम बताया और फिर से पानी पीने लगा। पर जैसे ही मैं कुछ सेकंड्स के बाद उससे रास्ता पूछने के लिए पीछे पलटा, वो वहां नहीं था, और ना ही वहां कोई आवाज थी और ना ही कोई आहट। एक लंगड़ा आदमी
इतनी जल्दी वहां से कैसे गायब हो सकता है? अब ये सवाल मेरे मन में घूम रहा था। यहाँ तक कि मैंने चारों तरफ दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ खेत थे और छिपने का कोई जगह नहीं था। तो ऐसे में वो आखिर इतनी जल्दी कहाँ गया, ये सोचकर अब मेरी रूह कांप रही थी। मैं उस समय अचानक से इतना डर गया था कि मैं डर के मारे रोने लगा। यहाँ तक कि मैं डर के मारे कांपते हुए हनुमान चालीसा बार बार दोहरा रहा था। मुझे ना तो दिशा का होश था और ना ही मंजिल का पता था। बस मैं वहां से भागने लगा। फिर मैं वहां से कितनी देर भागा ये मुझे भी याद नहीं, लेकिन अचानक मैंने एक और मठ जैसा ढांचा देखा। लेकिन ये मठ पहले वाले से थोड़ा अलग था, ज्यादा साफ और ज्यादा नया। मुझे अंदर जाने से डर तो लग रहा था, लेकिन तभी एक पीपल के पेड़ के नीचे मुझे एक बुजुर्ग आदमी बैठा दिखा, जिसे देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। मैं आंखों में आंसू के साथ भागकर उनके पास गया। मेरा बदन अब भी पसीने से भीगा था और गला वो फिर से सूख चुका था। इसलिए मैंने हकलाते हुए उन्हें अपनी हालत बताई और कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरे ये सब कहने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे दादाजी का नाम पूछा। सौभाग्य से गांव छोटा था, इसलिए उन्होंने दादाजी को पहचान लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे रास्ता बताया। पर जैसे मैंने उस दिशा में कदम बढ़ाया, अचानक से चारों ओर सब कुछ जाना पहचाना लगने लगा। मेरा घर अब पास था। शाम को घर पहुंचते मैंने ये सब पूरी बात अपने दादाजी को बताई। उन्होंने चुपचाप सुना और फिर धीमे से बोले, बहुत साल पहले आम के बाग के पास एक मठ हुआ करता था और वहाँ एक लंगड़ा पुजारी भी था, जिनको कई साल पहले डाकुओं ने मार दिया था, क्योंकि वो लोग उस मूर्ति को ले जा रहे थे जो कि उस मंदिर में स्थापना किया गया था। पर उस मूर्ति को ले जाने के बाद से वहाँ दूसरा मूर्ति नहीं डाला गया। जब मेरे दादाजी ये सब मुझे बता रहे थे, तब उनके चेहरे पर मुझे हैरानी साफ झलक रही थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। फिर दादाजी ने मुझे बताया, क्योंकि ये सब कई सालों पहले की बात है। इतने सालों पहले की जब दादाजी खुद भी छोटे थे, यानी कि उनके हिसाब से वहाँ कोई मठ या मंदिर नहीं होना चाहिए था। पर अब जब वो सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तो ऐसे में मैंने दादाजी से जिद की कि एक बार वो मेरे साथ चलकर उस जगह को देखे। लेकिन अगली दोपहर जब मैं दादाजी को वो जगह दिखाने लेके गया, तब पूरा दोपहर घूमने पर भी हमें कुछ नहीं दिखा। काफी दूर तक गए, लेकिन वैसी कोई चीज नहीं मिली जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ना कोई टूटा हुआ मठ था और ना ही कोई हैंडपंप। दादाजी ने मुझे फिर से कहा कि वो मठ वाली बात बहुत पुरानी है। इसलिए दादाजी के उन बातों को सुनकर और फिर उन चीज़ों को याद करके जो मैंने देखा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो पुजारी वास्तव में इंसान था और क्या उसने मेरी मदद की थी, या फिर मैंने जिस हैंडपंप से पानी पिया था क्या वो सच में वहाँ था, और वो मठ क्या वो किसी और दुनिया का दरवाज़ा था। मैंने उस जगह को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी याद, उसकी डरावनी खामोशी और वो लंगड़ा पुजारी आज भी मेरे जहन में जिंदा है। क्या वो मेरी मदद करना चाहता था या कुछ और? शायद कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मनीष ठाकुर जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।